जय हिंद साथियों, फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नॉलेज फूड्स में। दोस्तों, आज मैं पोएट्री सेक्शन के तीसरे चैप्टर को लेकर आया हूं। इसमें जितने भी एग्जाम ओरिएंटेड सवाल हैं उन सबको कराने वाला हूं। आप देख पा रहे होंगे आपकी स्क्रीन पे चैप्टर का नाम मेंशन किया गया है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। दोस्तों, यहाँ पे आपको पेड़ दिख रहे होंगे, झाड़ियाँ दिख रहे हैं, इसी से रिलेटेड ये चैप्टर है। इस चैप्टर की ऑब्जेक्टिव करने से पहले इनकी थोड़ी सी हम जानकारी प्राप्त करेंगे ताकि आपको ऑब्जेक्टिव सही से बन जाए। चलिए शुरुआत करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि इनका चैप्टर है नाउ द लीव्स आर, ये लीव्स है, लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, फॉलिंग फास्ट। पत्ते जितने भी हैं वो तेजी से झड़ रहे हैं, गिर रहे हैं। इनको लिखने वाले हैं W.H. ऑर्डेन साहब, W.H. ऑर्डेन साहब। कहाँ के रहने वाले थे इसके बारे में भी जानेंगे, इनका जन्म कब हुआ था इसके बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले W.H. ऑर्डेन साहब का जन्म बर्थ 1907 में हुआ था। 1907 में हुआ था, 1907 में हुआ था और मृत्यु 1973 में, 1973 में हुआ था। तो इसको याद रखना है क्योंकि ये पूछता है सवाल हमारे एग्जाम में कि W.H. ऑर्डेन का जन्म कब हुआ और इनकी मृत्यु कब हुई। W.H. ऑर्डेन कहाँ के रहने वाले थे? तो ये इंग्लैंड के रहने वाले। अक्सर ज्यादातर हमारे कविता के जितने भी ज्यादातर ही कवि इंग्लैंड के रहने वाले। लेकिन हुआ यूं कि 1939 यानी 1939 में, 1939 के पहले ये इंग्लैंड को छोड़ देते हैं। इंग्लैंड को छोड़कर चले जाते हैं USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। कहाँ चले जाते हैं? USA चले जाते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका चले जाते हैं। इनको छोड़कर इंग्लैंड। लेकिन कहाँ के रहने वाले थे ये? इंग्लैंड के रहने वाले। इंग्लैंड को छोड़े कब? 1939, 1939 और परमानेंटली हमेशा के लिए कहाँ चले गए? USA में चले। ठीक है, अब बात आगे समझते हैं कि ये W.H. ऑर्डेन साहब जो थे, इनको एक प्राइज मिला था जिसका नाम था पुलित्जर प्राइज। पुलित्जर प्राइज, पुलित्जर प्राइज। तो प से प्राइज और प से पुलित्जर, याद रहेगा। पी से प्राइज, पी से पुलित्जर। तो इस तरह से हम कर सकते हैं कि W.H. ऑर्डेन को पुलित्जर प्राइज मिला था। कब मिला था ये भी सवाल आएगा कि पुलित्जर प्राइज जो मिला था W.H. ऑर्डेन साहब को, ये कब मिला था, किस ईस्वी में मिला था? तो 1948 में, हमारी आजादी की एक साथ बाद मिला था। क्या मिला था? पुलित्जर प्राइज मिला था। किसको मिला था? W.H. ऑर्डेन को मिला था। कब मिला था? 1948 में मिला था, याद रहेगा। अब
कुछ आगे का भी बातें हम लोग को समझना है। ये प्राइज आखिर जो मिला डब्ल्यू जॉर्डन को किस लिए मिला, कोई तो रीजन रहा होगा। तो इन्हीं की एक कलेक्शन थी, उसी कलेक्शन के लिए इनको दिया गया था, जिनका नाम था द एज ऑफ द एज ऑफ द एज ऑफ एंजाइटी इसलिए मिला था द एज ऑफ एंजाइटी के लिए इनको प्राइज मिला हुआ था। कौन सा प्राइज? पुलित्जर प्राइज। कब मिला था? 1948 में। किस लिए? इनके कलेक्शन के लिए। कौन कलेक्शन? द एज ऑफ एंजाइटी, द एज ऑफ एंजाइटी, ठीक है, द एज ऑफ एंजाइटी। एंजाइटी का मतलब होता है व्याकुलता या चिंता, है ना। एक ऐसा एज होता है हर इंसान की, हमारी, तुम्हारी, उन लोगों की, हम लोगों की, सारे लोग जितने भी है इस धरती पे, सबका एक एज होगा जहाँ पे व्याकुलता होगी, चिंता बढ़ेंगे, है ना। तो उन्होंने कहा था कि एक ऐसा एज होगा जहाँ से सारे लोग व्याकुल होंगे, चिंता होंगे, चिंतित होंगे, है ना। यही उन्होंने कलेक्शन एक लिखा था, जिसकी वजह से इनको मिला था ये प्राइज, पुलित्जर प्राइज। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं कि ये जब इंग्लैंड को छोड़े तो अमेरिका चले गए। इंग्लैंड को छोड़े तो कहाँ चले गए? अमेरिका चले गए, अमेरिका में चले गए। तो इस तरह से इनका दो जो है, जितने भी काम है वह दो भागों में बट गया। कौन कौन भाग? एक जो था वह ब्रिटिश हो गया, एक हो गया ब्रिटिश फेज में बांट गया, और दूसरा हो गए अमेरिकन फेज, अमेरिकन फेज, अमेरिकन फेज। एक ब्रिटिश फेज और एक अमेरिकन। क्यों? क्योंकि ये रहने वाले थे इंग्लैंड के, लेकिन परमानेंट कहाँ चले गए? ये चले गए अमेरिका चले गए। अतः इनकी दो वर्ग डिवाइडेड हो गई, एक ब्रिटिश फेज और एक अमेरिकन फेज। गाइज हमारे सवाल में पूछा जाता है कि जो इनके लिए जो मिला था द एज ऑफ एंजाइटी के लिए, द एज ऑफ एंजाइटी के लिए इनको जो पुलित्जर प्राइज मिला था, किसका फेज है? अमेरिकन फेज था कि ब्रिटिश फेज था, है ना। तो गाइस ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कहा किसकी फेज थी, अमेरिकन की ब्रिटिश? तो यह था अमेरिकन, याद रहेगा, अमेरिकन फेज। कौन कौन था अमेरिकन फेज? द एज ऑफ द एज ऑफ एंजाइटी। और इन्हीं के लिए इनको मिला था एक प्राइज, जिनका नाम था पुलित्जर प्राइज, पुलित्जर पुलित्जर प्राइज। अब याद रखेंगे कैसे कि डब्ल्यू एच जॉर्डन को क्या मिला? प्राइज मिला। कौन प्राइज? तो पी से प्राइज, पी से पुलित्जर। किस लिए मिला? तो इनको एज हो गया था, अरे लेने का एज हो गया था, प्राइज लेने का एज हो गया था। इसी एज से हम याद रखेंगे द एज ऑफ एंजाइटी, इसलिए मिला था जी। तो इन्हीं की कलेक्शन थी, जिनका नाम था द एज ऑफ एंजाइटी। कब मिला था? तो कब मिला ये? 1948। आई होप समझ में आ रही होगी। सबसे प्रेजेंट पोइम कौन है इनका? ये भी पूछा सकता है, प्रेजेंट पोइम कौन थे इनका? यही पोइम थी, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, फॉलिंग, लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। याद रहेगी, आप ध्यान से सुनेंगे सारे बन जाएंगे। सॉरी। अब बात करते हैं हम लोग, दो तीन चीजें देख लिए, डेट ऑफ इनका जन्म यानी डेट ऑफ इनका बर्थ देख लिए, 1907 में हुआ, 1973 में इनकी मृत्यु होती है।
इनको एक प्राइज मिलता है जो नोबेल प्राइज है, सॉरी पुलित्जर प्राइज है। कब मिला? 1948 में मिला। इसलिए मिला तो द एज ऑफ एंजाइटी के लिए मिला 1948 में, है कि नहीं? तो चलते हैं थोड़ा सा और दो चार पॉइंट इनके बारे में जानते हैं कि ये थे क्या। डब्ल्यू.एच. ऑर्डेन साहब क्या थे? ऑर्डेन साहब क्या थे? एक पोएट थे। क्या थे जी? पोएट थे। एक ड्रामाटिस्ट भी थे, नाटककार भी थे। ड्रामाटिस्ट, नाटककार थे। क्रिटिक थे, आलोचना करने वाले, आलोचकार, क्रिटिक, है ना। एक और चीज थी ट्रांसलेटर, ट्रांसलेटर अनुवादक थे। और एडिटर भी थे, संपादक, एडिटर भी थे, संपादक। वही हाल फिर से मैं सवाल बताना चाहूंगा कि 3 दे देगा, इसी में से पूछेगा इनमें से कौन थे, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज, या इसमें से कौन नहीं थे। तो एक 3 को मिलेगा, एक वो नहीं मिलेगा। तो आप देख लीजिएगा, याद रखिएगा सीरियली। एक में थे पोएट, 2 में थे ड्रामाटिस्ट, तीसरे में थे क्रिटिक, चौथे में थे ट्रांसलेटर, 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 पांचवा में एडिटर, एडिटर। 5 याद रखेंगे, पोएट, ड्रामाटिस्ट, क्रिटिक, ट्रांसलेटर और एडिटर। पूछेगा इनमें से कौन नहीं थे तो 3 को दे देगा, एगो ऑप्शन अलग देगा, वही हम चुन लेंगे। या फिर 3 को देगा, बोलेगा ऑल ऑफ दिस, तो ऑल ऑफ दिस। ठीक है, चलिए बिना विलंब किए हुए, बिना वीडियो को आगे मतलब लंबा करते हुए, बहुत सारा लंबा हो जाएगा अगर इसके बारे में पूरी डीपली जाने तो। अब जब समरी लेकर आएंगे तो सारे इनके बारे में हम जो चीजें हैं बताने का प्रयास करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट। गाइड्स, ये जो कवि है डब्ल्यू.एच. ऑर्डेन साहब, ये जो कविता लिखे हैं नाउ द लिव्स आर फॉलिंग, ये इंसान की फ्रस्ट्रेशन की बात, मानव की जो फ्रस्ट्रेशन है ना, उन्हीं की बात करते हैं। जो निराशा होता है, इनहेरेंट यानी जन्मजात जो होता है, ये प्रकृति की देन होती है कि हर आदमी फ्रस्ट्रेशन आता है। इसी फ्रस्ट्रेशन की बात उन्होंने इस कविता में कहा है। एक बार और आपको सजेस्ट करूंगा, इनके जितने भी लाइनें हैं, इस कविता के जितने भी लाइन हैं, उन लाइन को आप 2, 4, 5 बार पढ़ लेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपकी ऑब्जेक्टिव पकड़ में आएगी और जो भी लाइन को एक्सप्लेन करने के लिए मिलेंगे वो अभी हमें समझ में आ जाएगा। तो शुरू करते हैं पहला सवाल, जो लाइन से ही लिया गया है। ये लाइन से लिया गया है और ये बखूबी पूछता है। यहाँ पे देख रहे हैं 2024 के सेट नंबर 1 के आईएससी फैकल्टी में पूछा, इंटर जो कर रहे होंगे साइंस से, उनको पूछा गया था। कह रहा है कि ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस, ये जो यात्रा करने वाले हैं उसकी जो लास्ट डिस्ट्रेस होती है, यह पंक्ति किससे लिया गया है? तो गाइस, ये लिया गया है नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट। ठीक है, ये भी लाइन ही है, ये लाइन ही है, ये पोयम का लाइन ही है, ये लाइन की शुरुआत ही कर रहे हैं। ठीक है, तो पूछेगा कि किससे लिया गया है, तो ये नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट। लेकिन कभी भी ऐसे ही पूछेगा इसको कंपोज किसने किया गया है, किसके द्वारा किया गया है, डब्ल्यू.एच. ऑर्डेन के द्वारा किया गया। ये लाइन किसके द्वारा लिखा गया है, डब्ल्यू.एच. ऑर्डेन के द्वारा। या यह लाइन किससे लिया गया है, तो नाउ द लिव्स आर फॉलिंग। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट।
पढ़ते हैं अगले सवाल। फिर से एक सवाल है। एक सवाल कहता है एंड द एंगल, ये एंगल जो शॉर्ट फॉर्म है ये निक्टिंगल के लिए, एक बुलबुल के लिए है ना। इसमें कह रहा है कि विल नॉट कम इज फ्रॉम। चलिए एक बार और स्लाइड में इसको समझाते हैं फिर बन जाएगा। कवि डब्ल्यूएच का कहना है कि अगर हमारे पास पैसे हैं, रुपये हैं, अगर हम खुश हैं, सब कुछ सही चल रहा है, तो हमारे बहुत सारे दोस्त मिलेंगे, बहुत सारे रिश्तेदार मिलेंगे। कौन कहता है कि रिश्ते लंबे नहीं चलते, बस आपके पास पैसा होना चाहिए, है ना। लेकिन डब्ल्यूएच का ये भी मानना है कि यदि इंसान के पास अगर पैसे नहीं है, रुपये नहीं है, तो अपने जो होते हैं वो भी छोड़कर चले जाते हैं। ठीक उसी तरह से जब पेड़ जो होते हैं उनके पास अगर पत्तियां हैं, हरे भरे हैं, तो एक बुलबुल चिड़िया है, गीत गाती है। लेकिन जब पत्ते झड़ जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो यह भी चली जाती है, भी भाग जाती है, छोड़ जाती है। ये निक्टिंगल की बात है, ये बुलबुल की बात है। तो इस चैप्टर में ये कह रहा है कि द एंगल मतलब यहाँ पे उसी बुलबुल की बात कर रहा है, निक्टिंगल की बात कर रहा है। द एंगल विल नॉट कम, द एंगल विल नॉट कम इज फ्रॉम, ये लिया गया है 2024 के आईएएस जो फैकल्टी है उसमें पूछा गया है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इसी से लिया गया है। दोस्तों किसी ने कहा है कि पॉकेट में छिद्र क्या हो गई, सीके से ज्यादा तो रिश्तेदार गिर गए। ठीक वैसे ही है कि अगर आप सही नहीं है तो सारे छोड़ के चले जाएंगे, वो बुलबुल भी छोड़कर चली जाती है। वही कह रहा है कि ये चैप्टर से लिया गया है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। सवाल नंबर 3 कह रहा है कि फॉर ऑर्डन, ऑर्डन के लिए पोएट्री वाज है, ये जो कविता है क्या है। यह भी 2023 में पूछा हुआ सवाल है ना। ये कविता क्या है ऑर्डन साहब के लिए, तो यह कविता उसके लिए सीरियस गेम है, सीरियस गेम है, सीरियस गेम, ठीक है। सीरियस गेम का मतलब होता है एकदम से पूरी जान, दिलो जान से, यानी गंभीर खेल। सीरियस आप सुने होइएगा, पूरी एकदम गंभीरता के साथ लेना किसी भी चीज को। तो ये जो इनकी कविता है यह पूरी गंभीरता रूपी है, सीरियस गेम की तरह है। आगे इनका कहना है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द लाइन, ये लाइन जो लिया गया है एंड द निक्टिंगल, यहाँ पे आ गया एंड द निक्टिंगल इज डम्ब। डम्ब का मतलब होता है गूंगा हो जाना, डम्ब का मतलब होता है गूंगा हो जाना। गूंगा समझते हो, जो कुछ नहीं बोलता, यानी कि जब पत्ते झड़ जाते हैं, जब सब कुछ खत्म हो जाता है, वो बुलबुल जो गीत गाती थी, फुदुक फुदुक कर नाचती थी, वो भी गूंगी हो गई है, वो भी गुनगुनाना भूल गई है, वो भी छोड़कर चली गई। यह जो कविता का जो लाइन है ये किस कविता से लिया गया है, इस कविता का नाम है नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा सब, है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5th नंबर क्वेश्चन कहता है कि एंड द निक्टिंगल इज टर्म एंड द विल नॉट कम। देखिए बहुत पूछा है, 2020 में पूछा हुआ है। कह रहा है कि बुलबुल जो है वो गूंगी तो हो ही जाती है, साथ ही साथ वो चली जाती है तो आती नहीं है। कौन नहीं चली जाती है तो आती है एंगल, जो शॉर्ट नाम रखा है इसका होगा निक्टिंगल, तो यहाँ पे लिखा हुआ है निक्टिंगल, इसी को यहाँ से काट कर दिया है एंगल, ठीक है। तो एंगल जो है, बुलबुल जो है वो चली जाती है
तो विल नॉट कम, वो नहीं आ पाएगी, नहीं आएगी, जो जाने के बाद नहीं आएगी। जब समय खराब हो जाएगा तो सब छूट जाते हैं, हित प्रीत हिताई मिताई सब छोड़ जाता है। उसी तरह से कवि का कहना है कि हमारे जो सपोर्टर थे, हमारे जो पूर्वज थे, जो कि नर्सेस हमारे जो थे, हमें जो साथ देने वाले लोग थे, वो सब कब्र में चले गए, ग्रेव में चले गए हैं। सब कहाँ चले गए? कब्र। जा करके वहां पर सबकी डेथ हो गई, यानी हमारी जिंदगी छोटी होती जा रही है। पहले हम 150 बड़ी चीजें, अब 75-60 में ही निपट गए। इसीलिए कह रहे हैं कल कि हमारी जिंदगी छोटी हो रही है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, पत्ते तेजी से गिर तो नहीं रहे, ये उनको नहीं, हमारे जिंदगी की बताते हैं, हमारी फ्रस्ट्रेशन की बताते हैं, मानव जीवन का जो जो ह्यूमन जो हमारे जो फ्रस्ट्रेशन इनहेरेंट है, उनके बारे में चर्चा करते हैं कि हमारी लाइफ जो है ना, ये जो लंबी अब नहीं है, अब छोटी होती चली जा रही है। क्या? और बाकी के जो लोग, हमारे पूर्वज तो चले ही गए, लेकिन बाकी के जो लोग हैं, वो ऐसे पारम्स पे, पारम्स का मतलब होता है जो बच्चे के जो पहिए वाले जो गेम होते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, जो गुड़काते हैं बच्चे छोटे छोटे जब रहते हैं, तो जो हमेशा ढुलकता है ना, उसी को कहते हैं, है ना, उसी को हम लोग कहते हैं बच्चा की गाड़ी वाला। पारम्स का मतलब होता है बच्चा की गाड़ी। हम लोग भी उसी पर लदे हुए हैं, हम लोग भी लदे हुए हैं, और कहाँ चल रहे हैं? उसी की तरफ, जब मेरे पूर्वज जाकर ग्रेव की तरफ। हम अपनी जिंदगी की एक एक दिन अपने उस स्थान पे जाते हैं जहाँ सबने गया है, हमें भी जाना है, आपको भी जाना है। कवि का कहना है कि हमारे पूर्वज जो सपोर्टर थे वो तो चले गए ग्रेव में, लेकिन बाकी के जो हम लोग भी हैं, हम ऐसे पहिए वाली गाड़ी पे हैं जहाँ वो तेजी से लुढ़क रहा है, रोलिंग हो रहा है, लुढ़क रहा है, और किधर जाएगा? उसी कब्र में जाएगा। हम भी अपनी मौत की एक कदम रोज आगे बढ़ते हैं मौत की ओर, है ना। तो यही कवि कह रहे हैं कि हमारी जिंदगी छोटी होती जा रही है, हम बहुत शॉर्ट पर हम जा रहे हैं, है ना, यही चीज। आगे आप समझते हैं इसमें सवाल में कह रहा है कि नर्सेस, समझ में आ गया, द टू द ग्रेव, नर्सेस कहाँ चले गए हैं? ग्रेव में चले गए, कौन, यानी जितने भी नर्सेस हमारे थे सब ग्रेव में चले गए हैं, हमें सपोर्ट करने वाले जो लोग थे वो ग्रेव में चले गए। यह लाइन किससे लिया गया है? यह लाइन लिया गया है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट से लिया गया है। ठीक है, समझ में आई होगी बात। अगले सवाल, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 कहता है कि डब्ल्यू.एच. ऑर्डेन, ये जो डब्ल्यू.एच. ऑर्डेन जो इन कविता का कवि है, इन कविता का कवि है, डैश प्राइज इन 1940, कौन सा प्राइज जीते थे? मैंने बोला था प से होता है प्राइज, अब प से ही पुलित्जर होता है, तो कौन प्राइज जीता था इन्होंने? पुलित्जर प्राइज जीता। आई होप समझ में आ रही होगी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है द एक्टिव हैंड मस्ट हैव, यहाँ पे क्या डाले, कौन सा वर्ड आएगा, है ना। ये कह रहा है कि जो हाथ जो है, एक्टिव जो हैंड है, यह क्या हो जाता है, ये कहाँ चले जाते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में भी समझाएंगे। कहना है कवि का, इंसान की जो हैंड है, ये जो हाथ है, ये जो फिंगर आप देख रहे हैं, ये हाथ बनाया मैंने, ये हाथ है, बहुत एक्टिव होता है, बहुत एक्टिव होता है, बहुत फुर्तीला होता है, हर गुनाह करने के लिए तत्पर होता है, हर चीज करने के लिए चैन होता है। लेकिन जब ये मर जाता है ना, आदमी जब मर जाते हैं तो यह फ्रीज हो जाते हैं, यह फ्रीज हो जाता है, जम जाता है। आप देखे होइएगा जो लोगों की डेथ हो जाती है उसके हाथ से फ्रीज हो जाता है, चाहे आप उसको 2 करोड़ 4 करोड़ पूरी जिंदगी की पूरी कमाई दे दीजिए, वो अपना हाथ को हिला नहीं पाता है। लेकिन कवि का कहना है कि जब यही आदमी जिंदा होता है तो इनके हाथ बहुत चलते हैं, हर गलत काम के लिए बेचैन होता है, हर लोगों के लिए ये क्या होता है, कुछ गलत कर लेता है, किसी के पैसे छीन लेता है, किसी के गले दबा देता है। लेकिन जब जब ये मर जाते हैं तो इनके हाथ जो है ना, ये फ्रीज हो जाता है, क्या हो जाता है? फ्रीज हो जाता है, जम जाता है ना। तो वही क्वेश्चन कह रहा है कि हाथ क्या हो जाता है? फ्रीज हो जाता है। तो ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इन द सेकेंड लाइन, जो सेकेंड लाइन है ऑफ द पोएम, इस पोएम की, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, पोएम कौन है? नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट।
इस पोयम की जो नर्स है किस लिए आया है, किसके लिए आया है? तो ये आया है पेड़ के लिए, एक प्लांट के लिए। एक यहाँ पे देखिएगा प्लांट भी है लेकिन ये पेड़ बता रहा है। नाउ द लिरिक्स, ये किससे पत्ते झड़ जाते हैं? ये ट्री से पत्ते झड़ जाते हैं, पेड़ से पत्ते झड़ जाते हैं। तो किसके लिए स्टैंड किया ये? नर्स, ये ट्री के लिए किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे नर्स माने होते हैं ट्री। एक और होगा सपोर्टर ऑफ आवर लाइफ, हमें लाइफ को जो सपोर्ट करता है उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो यह होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है इन द पोएम, ये जो पोएम है, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, ये विस्पेयरिंग है ना, नेबर्स कौन है? ये विस्पेयरिंग नेबर कौन है? इसका हिंदी होता है जानी दुश्मन, जानी दुश्मन, दुश्मन, दुश्मन कौन है? हमारे जान के ले जाने वाला, प्राण हरने वाला हमारे, ये किसको कहते हैं? इसे कहते हैं जो यमदूत होता है, जो यमलोक से आते हैं। कवि का एक और कहना है कि अगर हम यहाँ हैं, अगर हम यहाँ हैं तो दोस्तों हमारे लेफ्ट में, हमारे राइट में हमारा जान लेने वाला, जो जान लेने वाले जो लोग, जो यमराज है, जान लेने वाला लेफ्ट और राइट दोनों तरफ है, हमारे आए दाएं भी है और बाएं भी है। वो हमेशा मेरी रियल जो डिलाइट होती है, वास्तविक जो खुशी होती है, उसको वो छीनना चाहता है, डिलाइट को वो छीनना चाहता है। हमारे जो ओरिजिनल खुशी है, डिलाइट है, उसे वो छीनना चाहता है। कवि का यही कहना है कि हमारे बाएं दाएं हमेशा यमदूत होता है, जान लेने वाला, जान लेने वाला आपका दोस्त हो ही नहीं सकता। यमदूत होता है जो कि बाएं दाएं रहता है, वो हमेशा जान लेना चाहता है। वही कवि कह रहे हैं कि हमारे जानी दुश्मन, यानी कि हमारे जो ये बता रहे हैं कि कौन है जी स्टैंड, किसके लिए बताया है? एजेंट ऑफ डेथ, एजेंट ऑफ डेथ, मौत का सौदागर, मौत का सौदा करने वाला, मौत प्राण को लेने वाला। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। आई होप अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 पे। 11 क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रॉल्स मेंशन इन द पोएम, मेंशनड किया गया है ट्रॉल्स का मतलब, नाउ द लिस्ट ऑफ फर्स्ट, है ना। ये एक और चीज है यहाँ पे, माइथोलॉजिकल, ये क्रिएचर जो है ना, ये माइथोलॉजिकल जो क्रिएचर है इसके बारे में बताना चाह रहा है। क्या है ये? ठीक है, माइथोलॉजिकल का मतलब होता है पौराणिक, क्या होता है? पौराणिक। और ट्रॉल का मतलब होता है ताल, जो जो लोग जो घूमते हैं भोजन की तलाश में इधर उधर भटकते हैं। इस कविता में इनका कहना है कि ट्रॉल जो है ये मेंशन किया जाए, इसके लिए देखा जाए। ठीक है, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ए में स्कैंडिनेवियन, स्कैंडिनेवियन के बारे में जो कहा गया है, मेंशन किया गया है, जिसका हिंदी होता है ना, यहाँ पे देख लिया जाए तो उसी तरह से पौराणिक टाइप से होता है, उसी को बताया है। ठीक है, इस दोस्तों इसका जो ऑप्शन होगा यह होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, ये लाइन कभी पूछी नहीं है, इस बार देख लीजिएगा, आने की संभावना हो सकती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट इज पोएम, कैसा पोएम है ना, ये बता रहा है कि कैसा पोएम है, किस प्रकार की कविता है। तो सबसे पहले कि ये तो मानव की फ्रस्ट्रेशन को बताता है। दूसरी चीज कि पैसिमिस्टिक है ना, कम ऑप्टिमिस्टिक, यानी कि इसका ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन ए हो जाएगा, पैसिमिस्टिक कम ऑप्टिमिस्टिक, यानी कि बता रहा है इनके बारे में कि निराशावादी और साथ ही साथ आशावादी, निराशावादी और साथ साथ आशावादी, इन दोनों की बात नाउ द लिस्ट ऑफ पॉडकास्ट किया गया है। तो ऑप्शन अगर बात करें तो सी मेरा राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हु हैज कंपोज द पोएम
नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। कौन है जो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट को लिखा है? यानी कवि के बारे में बताने की बात पूछ रहा है। कवि कौन है? कवि कौन है? W.H. ऑर्डेन साहब है। W.H. ऑर्डेन साहब। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ऑर्डेन वॉन द पुलित्जर प्राइज। W.H. ऑर्डेन जो है कब इनको पुलित्जर प्राइज मिला? 1948 में मिला था, 1948 में मिला था। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है whose white waterfall could bless travelers in their last, और यहाँ पे डिस्ट्रेस हो जाएगा। ये लाइन ही है, यह कविता की लाइन ही है, यह पंक्ति ही है हमारे नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का। यहाँ पे क्या डाल दे यह लाइन कंप्लीट हो जाएगा, तो ऑप्शन मेरा ये हो जाएगा, लास्ट डिस्ट्रेस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 कह रहा है कि ऑर्डेन वाज, ऑर्डेन क्या थे? पोएट थे, वर्स ड्रामाटिस्ट थे, सीरियस गेमर भी थे, गेम भी थे, तो ऑल ऑफ दीज। यहाँ पे ऑप्शन इज द डी इज राइट आंसर, डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज, क्या है ये? ये ऑड है। क्या है ये? ऑड है। और ऑड का मतलब होता है संबोधन के गीत है, कविता है, किसी को संबोधन करना होता है, तो क्या है ये? ऑड है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट द फ्रस्ट्रेशन इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ। मैंने बोला ना कि निराशा होता है जन्मजात प्रकृति, यानी फ्रस्ट्रेशन का मतलब होता है निराशा, इनहेरेंट का मतलब होता है जन्मजात, यानी जो जन्म से हो मानव जिंदगी में, इंसान की जिंदगी में फ्रस्ट्रेशन वो जन्मजात होता है। यह नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट बताया गया है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा इनेक्ट। क्या हो जाएगा? इनेक्ट हो जाएगा। अभिनय कर, या हो जाएगा अभिनय करना। ठीक है, अधिनियम बनाना, इनेक्ट हो जाता है। ये पहले से ही हमारी जन्मजात ही, जो इंसान की जो परंपरा है, जो प्राकृतिक है, वह जन्मजात से उसके प्रति निराशाजनक होती ही है। ये फ्रस्ट्रेशन आ ही जाता है। कोई ऐसा इंसान नहीं हो जो फ्रस्ट्रेशन से वो वंचित रहा होगा, सब फ्रस्ट्रेट होते हैं। ठीक है, तो यही कवि का कहना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। W.H. ऑर्डेन रिटेन द पोएम, कौन सा पोएम को रीड किया है? ये राइट किया है, तो ये किया है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पारम्स आर, ये प्राम्स है, प्राम्स बोलते हैं, द प्राम्स आर, जो प्राम्स है, प्राम्स का मतलब होता है बच्चों की गाड़ी, जो बच्चा वाला जो गाड़ी होता है उसी को प्राम्स। ये डैश, ये कह रहा है कि द प्राम्स है वो क्या हो रहा है? मैंने बोला रोलिंग कर रहा है, लुढ़क रहा है। ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्योंकि मेरे जो जितने भी पूर्वज थे, सपोर्टर थे, वो तो ग्रेव में चले गए, और बाकी के जो जीव हम लोग बचे हुए जो लोग हैं, उसी बच्चे वाली गाड़ी जो होती है, जो रोल करता है ना, उस तरह से हम लोग भी लुढ़क रहे हैं, उसी की तरफ जा रहे हैं, कब्र की तरफ जा रहे हैं। तो रोलिंग यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द ट्रेवलर्स आर वी डैश बीइंग्स, है ना, मूविंग टुवर्ड्स आवर प्लेस। ये कह रहा है कि, ये जो कह रहा है कि मतलब यहाँ पे देखा जाए तो ये जो चीजें हैं, जो यात्रा करने वाले जो लोग हैं, है ना, जो ट्रेवलर्स हैं, वो मूविंग करे टुवर्ड्स आवर प्लेस, तो डेथ किसकी होगा? यहाँ पे ह्यूमन की होगी, या एनिमल्स की होगी, या अर्बन की होगी, या रूरल की होगी? यहाँ पे मानव जाति की बात कर रहा है, ह्यूमन की बात कर रहा है। हम क्या कहेंगे? ह्यूमन हो जाएगा, ह्यूमन बींग्स, मानव जाति, ह्यूमन बींग्स। ऑप्शन ए इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, ह्यूमन लाइफ इज नॉट बेटर देन, जो इंसान की जो जिंदगी है वो खूबसूरत नहीं है, बेटर नहीं है। किससे? किससे बेटर नहीं है? मौत से बेटर नहीं है, डेथ से बेटर नहीं है। जो मर जाते हैं वही सुकून की जिंदगी अपना वो मरने के बाद उनको मिलता होगा, है ना, पता नहीं। लेकिन कवि का कहना है कि इंसान की जो जिंदगी है ना, वो बेहतर नहीं है मौत से। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन
द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यहाँ पे चैप्टर का ही नाम है, कह रहा है कि द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, तो यहाँ पे क्या हम लगा दें, फास्ट। ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, सी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, Auden won the Pulitzer Prize, यानी कि W.H. Auden Pulitzer Prize for his collection of poems, किस कलेक्शन के लिए जीता था, तो द एज ऑफ एंजाइटी के लिए, इसके लिए द एज ऑफ एंजाइटी के लिए, द एज ऑफ एंजाइटी के लिए, निराश चिंता होता है, व्याकुलता होती है, उसी की एज की बात कर रहे हैं, और एक एज आता है जहाँ से लोग चिंतित हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, ठीक है, तो इसी के लिए याद रखिएगा कि इनको एज हो गया था, और एज से क्या याद रखेंगे, द एज ऑफ एंजाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, 25, the dash had become dumb to see the leafless tree, कौन है जो गूंगी हो जाती है यह देखकर जब पत्ते पेड़ से झड़ जाते हैं, तो वह बुलबुल है, निटिंगल है, वही गूंगी हो जाती है। जब तक पेड़ में पत्ते होते हैं, चलते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, जैसे ही पेड़ से पत्ते चले गए वो गूंगी हो जाती है, छोड़कर चली जाती है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, डैश वाटरफॉल कुड ब्लेस द ट्रेवलर्स पासिंग थ्रू दैट वे, यहाँ पे लाइन को भरना है, यहाँ पे व्हाइट हो जाएगा, उजला वाटरफॉल, व्हाइट वाटरफॉल, ठीक है, ये भी पंक्ति ही है, व्हाइट वाटरफॉल, यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। 27, द फॉलिंग ऑफ डैश रेफर टू द स्पीडी अराइवल ऑफ डेथ, कह रहे कौन ऐसा चीजें, यहाँ पे कह रहे हैं कि फॉलिंग है जो इस बात को बताता है, इस बात को दर्शा रहा है, स्पीडी यहाँ पे देखा जाए, है ना, दूतगामी, है ना, अराइवल ऑफ डेथ, मौत को जो होता है ना पहुंच पाता है, ये कह रहा है लिव्स, पत्तियां हो जाएगा लिव्स, यही तेजी से गिर रहा है, झड़ रहा है, इसको ही कवि ने कहा कि फॉलिंग जो फास्ट हो रहा है ना पत्तियां, इस बात को बता रहा है कि हमारी जिंदगी बहुत छोटी होती जा रही है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए इज राइट आंसर। 28, द डैश ऑफ डेथ आर द विस्परिंग नेबर, कौन है जो हमारे जो जानी दुश्मन है, तो है मैसेंजर ऑफ डेथ, यमदूत, मैसेंजर ऑफ डेथ, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 29, विस्परिंग नेबर यानी जानी दुश्मन, लेफ्ट एंड राइट, बाएं और दाएं है, इस पोएम ये जो है कहाँ से लिया गया है, तो लिया गया है नाव द लिसन फॉलिंग फास्ट, ये भी लाइन ही है कि हमारे जान को लेने वाले, प्राण को लेने वाले बाएं दाएं होते हैं, यह लाइन किससे लिया गया है, तो फॉलिंग फास्ट लिया गया है, नाव द लिसन फॉलिंग फास्ट लिया गया है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट इज लाइन रिटेन बाय, किसके द्वारा ये लिखा गया है, ये लिखा गया है हमारे W.H. ऑर्डन साहब के द्वारा, किसके द्वारा लिखा गया है, W.H. ऑर्डन साहब के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड इन नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, तो हमने बोला ट्रॉल्स, ट्रॉल्स, ठीक है, ट्रॉल्स, ट्रॉल्स है ये, बेताल यानी कि जो भोजन की जो नहीं होते हैं, तो निगेटिव में लिया गया है, जो तलाश करते हैं खाना, वो ट्रॉल करते हैं, वही भटकते हैं अपनी भोजन की तलाश में, कब जब पत्ते झड़ जाते हैं, तो उसे भी जंगल में कुछ मिलता नहीं तो भी मतलब बेचैन हो जाते हैं, घूमने लगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट टॉक्स अबाउट द ऑफ ह्यूमन लाइफ, तो हमने बोला फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन इंसान की जो जिंदगी है ना, फ्रस्ट्रेशन उसी के बारे में बता रहा है, बात कर रहा है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, हु इज डॉन इन नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, देखिए ये इसको फिर से लाया गया क्योंकि ये फिर से पूछा हुआ है ना, 2021 के सेट ए के इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स वैकेंसी में, कौन एंगल, एंगल का पूरा नाम एंगल, ठीक है, यही गूंगी हो जाती है, ठीक है। तो
जय हिंद दोस्तों। और ये जो है यहाँ पे देख लीजिए समाप्त हो गया। कैसा लगा आपको ये वीडियो? प्लीज सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, है ना। आपकी सपोर्ट हमें बहुत आगे तक ले जाएगी और मैं कोशिश करूंगा कि आपकी हर चीजों को मैं बारीकी से समझा पाऊँ, है ना। आपका प्यार मुझे मिले, यही उम्मीद और विश्वास के साथ विदा लेना चाहूंगा। जय हिंद।